हेलो गाइस। आज हम बीएड का फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में नेक्स्ट थ्योरी करेंगे हॉवर्ड गार्डनर्स की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब है कि एक इंसान के अंदर सिर्फ एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नहीं पाई जाती है, बहुत सारी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पाई जाती है। और जब भी हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सबसे जो नेम फेमस है वो आता है हार्वर्ड गार्डनर का। हार्वर्ड गार्डनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रीसेंट एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी दी है। ये अभी भी ज़िंदा हैं और इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं। तो ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज़ करी थी अपनी बुक में 1983। इस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जिसके अंदर उन्होंने 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। और फिर 1995 में एक और इंटेलिजेंस उन्होंने ऐड कर दी एंड देन हमारी अब टोटल 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। तो ज़रा हम इसकी बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये शॉर्ट नोट्स है, तो आपको एक बारी सेल्फ रीड भी करना पड़ेगा इसे समझने के लिए। तो सबसे पहले इस थ्योरी में जो बेसिक अजम्पशंस हैं हम उनकी बात करते हैं। जो गार्डनर ने ये थ्योरी दी है ये टोटल अजम्पशन बेस्ड है। इस थ्योरी को कहीं पर भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, टेस्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, बट इसके लिए कुछ सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स भी मिले। तो सबसे पहले हम बेसिक अजम्पशंस की बात करते हैं कि किस अजम्पशन के बेस पर गार्डनर ने ये थ्योरी दी। गार्डनर का कहना है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके 8 पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट जो है वो एक इंटेलिजेंस को दिखाता है, और जो इंटेलिजेंस वो दिखाता है वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। एक इंटेलिजेंस का अगर ख़राब हो जाती है तो दूसरी इंटेलिजेंस पे नेग्लिजिबल या फिर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन अजम्पशंस में हमारे कुछ क्लेम्स भी हैं जो हार्वर्ड गार्डनर ने करे हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि जो सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें सारे टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो अभी हम पढ़ेंगे वो कौन से 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हैं, बट इसने क्लेम करा है कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर वो सारी इंटेलिजेंस पाई जाती है। बस किसी के अंदर कोई इंटेलिजेंस कम होती है और किसी के अंदर वो इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। उसने बोला कि हमारे जो 2 ह्यूमन बींग्स होंगे, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, पर बिल्कुल आइडेंटिकल ही क्यों ना हो, बट स्टिल उनकी इंटेलिजेंस जो होगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो हमारे जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट से वेरी करती है। माना कि अगर वो ट्विन्स है तो हेरिडिटी तो ऑब्वियसली सेम होगा, बट स्टिल किसी बच्चे के अंदर फिजिकल अपीयरेंस बेशक सेम हो सकता है, पर जीन्स का भी इफेक्ट आता है ट्विन्स में, और इन्वायरमेंट तो है ही सबसे बड़ा फैक्टर। तो जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट की वजह से कोई भी 2 ह्यूमंस का जो इंटेलिजेंस है वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जैसे मेरी इंटेलिजेंस बिल्ड होगी, ज़रूरी नहीं आपको वही एक्सपोजर वही एक्सपीरियंस मिला हो। अब इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया है कुछ आर्ग्यूमेंट्स में, जिसकी वजह से ये थ्योरी इतनी रिसेंट बेसिस पर भी पब्लिश हो गई और हमारे कोर्स में आ गई। आर्ग्यूमेंट्स ये थी कि एक्सीडेंटल केसेस, जैसे कि एक्सीडेंट में पाया जाता है कि कुछ पार्ट ऑफ डैमेज हो गया ब्रेन का, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है और इस ब्रेन के 8 पार्ट कर दिए गए, तो ये पार्ट सपोज़ लैंग्वेज का और ये पार्ट मैथमेटिकल का है। तो अगर ये दोनों पार्ट डैमेज हो गए तो बाकी के पार्ट्स बच्चे के चल रहे होते हैं, उसे म्यूज़िक कंपोज वो कर सकता है फिर भी। जैसे कि मुझे पेंटर का नाम याद नहीं आ रहा, मेरी फ्रेंड ने बताया था, वो पेंटर जो था वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन था, बट स्टिल वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता था। जब उसने मुझे स्टोरी बताई थी मैंने बिलीव नहीं करी थी। उसने कोई मूविंग पेंटिंग बनाई थी, एक ही स्ट्रोक से काफ़ी सारी पेंटिंग बनाई थी। आई होप आप उससे समझ गए होगी मैं किस पेंटर की बात कर रही हूँ। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। सो अगर वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, स्टिल एक इंटेलिजेंस बाकी इंटेलिजेंस पे बात रिलेट नहीं करती। इस फैक्ट से एक्सीडेंटल केसेस वाली बात भी आर्गूमेंट में सही है। दूसरी बोली गई थी सावंत सिंड्रोम या स्टूपिड सावंत, ये दोनों सेम ही बात है। सावंत का मतलब होता है कि कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा इंसान जो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में स्किल्ड है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि वो जो इंसान था वो ड्राइंग में, पेंटिंग में बहुत अच्छा था, पर बाकी सारी फील्ड्स में अच्छा नहीं था। तो ऐसा केस भी होता है कि अगर वो पेंटिंग में अच्छा है, बेशक वो मेंटली इतना अच्छा नहीं है, लैंग्वेज उसकी अच्छी नहीं है, लॉजिकल नहीं आता, डिसीजन मेकिंग नहीं आता, मेंटल हॉस्पिटल से ही क्यों ना आया। तो ऐसा भी पाए गए हैं दुनिया में केस कि कोई एक फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बाकी की फील्ड्स में अच्छा नहीं होता।
तो इन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर इस थ्योरी को अपनाया गया है। तो जो हमारी 8 टाइप की थ्योरीज़ है, 8 टाइप की जो इंटेलिजेंस है उसकी बात करें तो सबसे पहले आती है वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल लिंग्विस्टिक यानी कि एक, हम इसे यहाँ से समझते हैं। तो सबसे पहले आती है वर्बल लिंग्विस्टिक, जिसमें बोला जाता है जो इंसान वर्ड्स में, लैंग्वेजेस में एक्सेल करता है, यानी कि उसकी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। ऐसे लोग ज़्यादातर बनते क्या हैं, जैसे कि पोइट, राइटर, ऑरेटर, जिनकी स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिनको इंटरेस्ट होता है बुक्स पढ़ने में, लिखने में, स्टोरी टेलिंग करने में। इसके अलावा नेक्स्ट होता है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल दैट इज़ जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए काम ज़्यादातर बेनिफिट होता है बैंकिंग का, अकाउंटेंट का, मैथमेटिशियन का, लॉजिशियन का, ये सारे काम, साइंटिस्ट का, ये सारे काम जो है वो ही कर सकते हैं जिनकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छी है। नेक्स्ट आता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस यानी कि जो म्यूज़िक कंपोज कर सकता है। यहाँ पर सिंगिंग का मतलब थोड़ा सा कम है, यहाँ पे रिदम को समझना, टोन को समझना, पिच को इवैल्यूएट करना। जैसे कि AR रहमान म्यूज़िक कंपोज़र है, तो उसको हम कहेंगे कि यार उसकी जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छी है। तो यानी कि जो म्यूज़िक परफॉर्म कर सकते हैं और कंपोज कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस अच्छी है। जैसे कि कोई सिंगर हो गया, म्यूज़िकल हो गया, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो गया, कंपोज़र हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल का मतलब है जगह से, एरिया से। जब मैं बात करती हूँ 3D इमेज की बात करती हूँ, जैसे आपको खाली प्लॉट दिखाया और उस प्लॉट को आपने देखा और इमेजिन कर लिया कि एक घर बनेगा तो कैसा लगेगा, 3D इमेज को बना सकते हो माइंड में। दैट इज़ आर्किटेक्ट जो होगा वो सुटेबल जॉब होगी इसकी, यानी कि हम यहाँ पर सोच पा रहे हैं कि वो कैसा लगेगा, तो दैट इज़ स्पेशल। तो विजुअल स्पेशल भी बोलते हैं इसे। तो जो शेप्स में, डिज़ाइन में, ग्राफिक्स में विजुलाइज करने में चीज़ों को माहिर होता है, उसकी ये वाली इंटेलिजेंस अच्छी होती है। ज़्यादातर डिज़ाइनर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट इसके एग्जांपल्स होंगे। इसके बाद होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक वो होता है जिसमें बॉडी मूवमेंट्स पे कंट्रोल होता है। दैट इज़ ये प्रोफेशंस जैसे कि डांस, कोई भी स्पोर्ट खेलना है, कोरियोग्राफर हो गया, योगा इंस्ट्रक्टर हो गया, तो ये लोगों की बॉडी मूवमेंट्स पे कंट्रोल होता है, तो ये वाले प्रोफेशंस उनके लिए आते हैं। इसके अंदर हमारी हैंड मूवमेंट, जब हम हाथ से काम करते हैं तो हाथ मुँह को भी कैसे मूव करना है, इसके लिए भी मेरा कंट्रोल होना चाहिए। तो जब मेरा हैंड मूवमेंट्स पे कंट्रोल होता है, उनके लिए भी बॉडीली काइनेस्थेटिक ही होता है। जैसे कि पॉटरी, जब पॉटरी बनाते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं कोई, या फिर जो सर्जन्स होते हैं जब वो कटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो इन सब के लिए हैंड मूवमेंट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे प्रोफेशंस के लिए हम कहेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक जो है वो एक अच्छा इंटेलिजेंस होगा उनके अंदर, यानी कि स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी कर पाते हैं, बॉडी मूवमेंट्स बहुत अच्छे कर पाते हैं, एक्टर्स, एथलीट, राइट। इंटरपर्सनल होता है कि जो दूसरे इंसान को समझ सकता है, ठीक है, जो शक्ल देख के लगा पाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा या कैसे रिएक्ट करेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कहाँ पे अच्छे हो सकते हैं, एज अ सेल्स पर्सन। उसे पता है कि यार कौन सा आइटम पसंद आएगा इस पूरी दुकान में, तो वही दिखाएंगे, राइट। साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स, पेरेंट्स प्रोफेशन नहीं है, बट हाँ पेरेंट्स के पास भी एक इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। तो यानी कि बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि ऐसी स्किल्स जो ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करा सकता है, सोशल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है, बना सकता है, लोगों के साथ डीलिंग करनी आती है जिसे बहुत अच्छे से। तो इसके एग्जांपल होगा लीडर्स, सोशल वर्कर्स भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंटरपर्सनल का उल्टा है। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों को समझना, इंट्रापर्सनल यानी खुद को समझना। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है। अगर मैं खुद को समझ पा रही हूँ तो मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरे अंदर टैलेंट क्या है, क्या खूबी है, क्या यूनिकनेस है जो बाकियों में नहीं है।
तो उसके बेसिस पे हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, यानी उसे पता होगा कि इन सारी इंटेलिजेंस में से कौन सी इंटेलिजेंस मेरी अच्छी है, उसके बेसिस पे वो करियर चूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ इंट्रापर्सनल, यानी कि जो अपनी फीलिंग्स को समझ सके, सेल्फ रियलाइज़ कर सके, अपने बारे में जान सके। फ़िलासफ़र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम अपने आप को समझने और सोचने में बिताते हैं। क्लर्जी होता है जो चर्च में काम करते हैं, बट स्टिल हम क्लर्जी को नहीं डालेंगे इंट्रापर्सनल में, ठीक है। यहाँ तक 7 थ्योरी जो थी वो हमें दी गई थी 1983 में। इसके बाद उन्होंने बहुत रिसर्च और फर्दर करी होगी, तो 1995 में उन्हें एक और इंटेलिजेंस के बारे में सोचा, दैट इज़ नेचुरलिस्ट। ये इन्होंने 1995 में दी। जैसे ही इन्होंने सोचा ऐड करी गई और ये अप्रूव हो गई, तो इसीलिए 8 इंटेलिजेंस बन गई। तो नेचुरलिस्ट मतलब जो नेचर को समझता हो। पहले के लोग फार्मर्स जो थे उनको पता था किस ज़मीन पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो थी नहीं जिससे हम चेक कर सकें, तो किस ज़मीन पे कौन से बीज से कैसे खेती होगी, कितने टाइम में होगी, क्या मौसम होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाएगी, किस प्लेस पर, ये सब नॉलेज फार्मर्स को होती थी। ऐसी हंटर्स को पता होता था कि किस जंगल में, किस एरिया में कौन से फ्रूट या कौन सा हर्ब या शर्ब मिल सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग नेचर यानी नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जिसमें हम नेचर को, फ्लोरा फोना को समझ सकते हैं। ज़्यादातर अभी राइट नाउ ये बॉटनी से रिलेटेड, बायोलॉजी के से रिलेटेड फील्ड्स में आता है। तो नेचुरलिस्ट यानी कि जो लोग एनिमल से, प्लांट से, नेचर से लव करते हैं और समझते हैं उसे, तो वो सारे प्रोफेशंस जो होंगे वो मेरे नेचुरलिस्टिक होंगे। बायोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, ये सब। इसके बाद आता है हमारा एक और इंटेलिजेंस जो कि अभी ऐड किया गया है गार्डनर ने, बट अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ है, तो ये फाइनल नहीं है, इसलिए हम इसे 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी नहीं कहते हैं अभी तक। क्या पता आगे कुछ सालों में हो जाए। तो अभी जो प्रपोज्ड है उसका नाम है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल मतलब जो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछता है। बेसिकली एनलाइटनमेंट की स्टेज हम कहेंगे, दैट इज़ जो सत्संग में जाने के बाद जो आपको सुनाई देता है कि ज़िंदगी क्या है, मृत्यु के बाद लाइफ कैसी होगी, तो ऐसे वाले जो चीज़ें होती है जो काफ़ी फ़िलोसफिकल इन नेचर होती है, दैट इज़ एग्जिस्टेंशियल, यानी कि जो लाइफ के बारे में सोचते हैं, लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो ये वाला जो है ये अभी प्रपोज्ड है बट फाइनल नहीं है, तो दिस इज़ एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो इसीलिए आपको यहाँ पर वो नहीं दिखेगा क्योंकि अभी प्रपोज है, तो काफ़ी सारी बुक्स में भी नहीं दिखेगा। अब ये तो हो गई हमारी थ्योरी। अब इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करता है। जब इसने बोला मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो दैट मीन्स वो ये बात कर रहा है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के अंदर कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी और कोई इंटेलिजेंस कम होगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करता है, यानी कि सब इंसान अलग होते हैं, सब सेम नहीं हो सकते। ये बात तो उसने क्लेम करी ही थी। सेकंड पॉइंट वही हम इसे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में डाल सकते हैं। दूसरा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अगर हर एक बच्चा अलग अलग है तो मैं किसी एक तरीके से नहीं पढ़ा सकती, तो जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, इंस्ट्रक्शन का तरीका होगा, वो भी अलग अलग ही होगा, सो दैट वो हर एक इंटेलिजेंस को केटर कर सके। दूसरा मल्टीपल मोड्स ऑफ असेसमेंट। अगर इंटेलिजेंस बहुत सारी है, अलग अलग है, तो कोई एक तरीका तो हो नहीं सकता ये असेस करके पता लगाने का कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। और अगर वो क्राइटेरिया अपनाया तो उस क्राइटेरिया में हो सकता है कि बाकी सारे बच्चे फेल हो जाए और वो उतने इंटेलिजेंट ना हो। तो मल्टीपल मोड्स ऑफ असेसमेंट यानी बहुत सारे तरीके होने चाहिए, जो जिस फील्ड में अच्छा है या जिसके पास जो इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पे ही उसे असेस करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी हो सकता है, जैसे कि जिसके अंदर जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की क्वांटिटी ज़्यादा है उन लोगों को हेल्प करनी चाहिए और वो इंटेलिजेंस और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। टीचर की ड्यूटी है। टीचर को जब पता चला कि यार इसके अंदर ये इंटेलिजेंस है, क्या ये बच्चा स्पेशल इंटेलिजेंस इसमें ज़्यादा है, तो ये आर्किटेक्ट की फील्ड में जा सकता है, तो उसे वो ही टॉपिक्स पढ़ाए जाए, उसको बताया जाए कि तुम्हारे लिए ये गोल अच्छा है। तो प्रॉपर गाइडेंस जो होती है वो टीचर कर सकती है बच्चों की इंटेलिजेंस को मेजर करके जानकर। इसके अलावा जो हमारा एजुकेशन का विज़न है उसे भी थोड़ा सा ब्रॉडर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एंट्रेंस टेस्ट होता है,
उसमें मोस्टली जो दो ही इंटेलिजेंस चेक की जाती है, दैट इज़ लिंग्विस्टिक और लॉजिकल। तो लॉजिकल और लिंग्विस्टिक के अलावा भी बहुत सारी इंटेलिजेंस है जिसकी बात की है गार्डनर ने, तो उनका भी इंक्लूजन होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सो दैट वो बच्चे जो इन दोनों में अच्छे नहीं हैं पर किसी और चीज़ में फील्ड में अच्छे हैं, कोई और इंटेलिजेंस उनमें ज़्यादा है, तो उनको भी वो केटर कर पाए, उनको इन्फीरियर महसूस ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि यार हम तो इंटेलिजेंट है ही नहीं, हमारे पास तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। इसके अलावा जो करिकुलम डेवलप होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो सिर्फ एक इंटेलिजेंस की बात ना करे, सारी इंटेलिजेंस जो गार्डनर ने दी है उन सभी की बात करे, सो दैट कोई भी बच्चा अपने आप को इन्फीरियर ना समझे। और करिकुलम अगर ऐसा डेवलप होगा तो बच्चे जो है वो और ज़्यादा अपने टू द पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे, जो फुलेस्ट उनकी इंटेलिजेंस है वहाँ तक। ये थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे कि लेस एम्पेरिकल सपोर्ट। एम्पेरिकल मतलब एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है, जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था ये अजम्पशन बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड नहीं है, तो इसीलिए इसका एम्पेरिकल सपोर्ट जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया गया है। और जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते तो उसे या तो लैब में टेस्ट करते, तो यहाँ पे हमने लैब टेस्ट भी नहीं किया, जैसे कि पावलोव, थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, इन्होंने एनिमल्स पे टेस्ट की थी अपनी थ्योरी और उसको प्रूव किया था, उन्होंने एक्सपीरियंस बेस नहीं थे। वहीं पे जीन पियाजे ने एक्सपीरियंस करा था अपने बच्चों पर तो बताया था, बट यहाँ पर ना तो एक्सपीरियंस बेस्ड है, कोई सपोर्ट नहीं है एम्पेरिकल, ना ही लैब टेस्ट है, ये टोटली अजम्पशन बेस्ड है। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये बात कितनी सच है ये कोई पता लगा ही नहीं सकता। इसके अलावा इसने बोला था कि ये आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं इंटेलिजेंस, पर मोस्टली साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर का ही ले लो, टीचर इसने बोला कि सिर्फ वही बन सकता है जिसकी इंटरपर्सनल है, पर मैं कहती हूँ टीचर वो बनेगा जिसकी इंटरपर्सनल के साथ साथ वर्बल लिंग्विस्टिक भी अच्छी है, जो अच्छा पढ़ सकता है, जिसका इंटरेस्ट है पढ़ने लिखने में, वो ही तो कर पाएगा। सिर्फ लोगों को समझना टीचर नहीं बना सकता जब तक कि आपको नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए यानी कि दो या दो से ज़्यादा इंटेलिजेंस कंबाइन करके एक प्रोफेशन को जन्म देती है, तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है जो एक साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। इसके अलावा आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन, जो इसने बांटा है इंटेलिजेंस को, पहले 7 में फिर 8 में और अभी 9 पे चल रहा है काम, ये सब मानव है। उसने खुद सोचा, मतलब उन्होंने खुद सोचा गार्डनर ने कि यार 8 होंगी, 7 होंगी, 9 होंगी, कोई प्रूफ नहीं दिया, अपने पास से मान लिया। अब क्या पता कोई और टाइप ऑफ नया प्रोफेशन निकल के आए तो अब ये थ्योरी 10 हो जाए, या फिर कोई इनमें से जो है वो किसी और के साथ कंबाइन हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन है, कोई प्रूफ नहीं है इस क्लासिफिकेशन का, क्या बस इतनी ही है, ये इससे ज़्यादा है, इससे कम है, क्या है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस की बात की गई है, जिन्होंने 8 में क्लासिफाई किया गया है, ये इंटेलिजेंस नहीं है, बेसिकली टैलेंट है जो किसी इंसान के अंदर पाए जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये हर इंसान में पाए जाए। अब हर इंसान में, उसने कहा था, एक क्लेम किया था कि सारी इंटेलिजेंस हर इंसान में होती है, बस किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है, बट उसने कहा कि इंटेलिजेंस होती ही नहीं है, ये एक टैलेंट होता है जो किसी किसी में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने जर्नल इंटेलिजेंस की तो बात ही नहीं कही। जर्नल इंटेलिजेंस यानी जी फैक्टर, जिसे स्पियर्समैन ने कंसीडर किया है, पर इन्होंने डिनाई करा, इन्होंने स्पेसिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है। अब जर्नल इंटेलिजेंस, मैंने किसी का फेस देखा और मैं उसे रिकॉग्नाइज़ कर पाई जब मैं दोबारा मिली, ये तो कहीं पे भी नहीं है, राइट। मैंने कोई आंसर याद करा, उस याद करके मैंने आंसर शीट में लिखा, ये इंटेलिजेंस भी कहीं नहीं है। तो यानी रिकॉलिंग, रिकॉग्निशन, मेमोरी बेस्ड जो जर्नल इंटेलिजेंस होती है, रास्ता याद हो गया हमें, रास्ता हम रिकॉग्नाइज़ कर पाते कि अरे इस रास्ते से हम गए थे, राइट, कलर्स को पहचान पाते, तो इन सब की जो जर्नल इंटेलिजेंस की बात है वो उसने प्रॉपर इग्नोर करी है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी क्रिटिसाइज्ड है। ये थी हमारी टोटल थ्योरी। आई होप आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।